विद्यार्थियों, आज हम आपको कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की प्रथम इकाई स्थिर वैद्युतिकी के बारे में बताएंगे। तो बात करते हैं वैद्युतिकी। वैद्युतिकी किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों एवं उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युतिकी कहते हैं। आवेशों एवं उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों एवं उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युतिकी कहते हैं। वैद्युतिकी दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थिर वैद्युतिकी, एक होती है गतिक वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों एवं उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। गतिक वैद्युतिकी क्या होती है? वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें गतिक आवेशों एवं उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे गतिक वैद्युतिकी कहते हैं। अब आता है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश की परिकल्पना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वैद्युत आवेश आखिरकार होता क्या है। तो हम इसके बारे में बहुत पीछे से चलते हैं, आपको बताते हैं। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक यूनानी दार्शनिक थे, थैल्स। यूनानी दार्शनिक थैल्स ने बताया कि जब अंबर नामक कोई पदार्थ है और इसको ऊन के साथ रगड़ें, अंबर नामक पदार्थ को किसके साथ रगड़ें? ऊन के साथ रगड़ें, तो इसके अंदर कागज तथा तिनके के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस बात पर लगभग 2000 वर्ष तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद एक इंग्लैंड में वैज्ञानिक पैदा हुए थे, डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि अंबर एक अकेला ऐसा पदार्थ नहीं है जिसको ऊन के साथ रगड़ें तो आकर्षण का गुण उत्पन्न हो। इसके अलावा भी
और भी पदार्थ हैं जैसे आबनूस, कांच, गंधक, प्लास्टिक आदि पदार्थों को भी यदि आपस में रगड़ा जाए तो उनके मध्य भी आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोगों के आधार पर बताया। इन्होंने एक कांच की छड़ ली और उसे रेशम के साथ रगड़ा। कांच की छड़ ली, रेशम के साथ रगड़ा, घर्षण कराया उसे, तो कांच की छड़ में एक विशेष प्रकार का आकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया जो कागज तथा तिनके के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। और उन्होंने आबनूस की छड़ ली और इसको फर के साथ रगड़ा। आबनूस की छड़ को फर के साथ रगड़ा तो कांच की छड़ और आबनूस की छड़ में दोनों में विशेष प्रकार अलग अलग प्रकार के गुण उत्पन्न हुए। यदि इन दोनों छड़ों को, कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर, यदि हम किसी कांच की छड़ ली हमने और इसको हमने रेशम से रगड़ के लटका दिया, इस पर कोई एक आवेश उत्पन्न हुआ हुआ कोई सा आवेश है, और दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ के जब हम इसके पास ले गए दूसरी छड़ को, तो देखते हैं कि ये वाली छड़ इस पर एक बल लगाती है और ये वाली जो छड़ है वो इस पर एक बल लगाती है, और ये दोनों दूर दूर हट जाती है। क्या होती है? ये दोनों दूर दूर हट जाती है। जब आबनूस की छड़ को फर के साथ रगड़ते हैं और इसके पास ले जाते हैं तो कांच की छड़ को आबनूस की छड़ अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो उन्होंने लगाया कांच की छड़ में एक अलग प्रकार का गुण है और आबनूस की छड़ में एक अलग प्रकार का गुण है। एक और वैज्ञानिक हुए थे अमेरिका में वैज्ञानिक हुए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जब कांच की छड़ को कांच की छड़ के साथ ले जाते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है, और जब कांच की छड़ को आबनूस की छड़ के साथ ले जाते हैं तो कैसा बल लगता है? आकर्षण का बल लगता है। तो उन्होंने बताया था कि जब कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसको हम धनावेश कहते हैं, और जो आबनूस की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम ऋणावेश कहते हैं। क्या कहते हैं? एक धनावेश और एक कैसा हो गया? ऋणावेश। एक धनावेश हो गया, एक ऋणावेश हो गया। एक बात और बताई कि जो सजातीय आवेश होते हैं यानी समान प्रकार के जो आवेश होते हैं वो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, और जो विजातीय आवेश होते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। हम आपको बता रहे थे कि डॉक्टर जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने बताया था कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब बात आती है वैद्युत आवेशन की व्याख्या। इनकी वैद्युत आवेशन की व्याख्या एक कणों के आधार पर की जाती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन के आधार पर। इलेक्ट्रॉन के आधार पर दो तरीके से की जाती है। कणों के आधार पर कैसे की जाती है? कणों के आधार पर यह माना जाता है कि जो पदार्थ होता है उस पदार्थ में दो प्रकार के कण होते हैं। एक तो धनावेशित कण होते हैं, धनावेशित कण होते हैं, और एक ऋणावेशित कण होते हैं। एक धनावेशित कण होते हैं और एक ऋणावेशित कण होते हैं। किसी पदार्थ पर धनावेशित और ऋणावेशित कणों की संख्या समान होती है। इस प्रकार से पदार्थ पर कोई आवेश, कुल आवेश कैसा रहेगा? 0 हो जाएगा। जब धनावेशित कणों की संख्या
और ऋणावेशित कणों की संख्या अगर दोनों बराबर होगी तो कुल आवेश कैसा हो जाएगा, 0 होगा। तो इस समय पदार्थ कोई व्यवहार नहीं करता है। जैसे हमने कांच की छड़ ली, कांच की छड़ और रेशम लिया। कांच की छड़ पर धनावेशित कण और ऋणावेशित कणों की संख्या समान है। इसी प्रकार से रेशम पर भी धनावेशित कण और ऋणावेशित कणों की संख्या बराबर है। अगर इन दोनों को हम घर्षण कराते हैं, क्या कराते हैं, घर्षण कराते हैं, रगड़ते हैं, तो दो संभावनाएं होती हैं। पहली संभावना होगी कि जो धनावेशित कण है या जो ऋणावेशित कण है, सपोज दैट पहली संभावना में ऋणावेशित कण, कांच की छड़ से ऋणावेशित कण रेशम में आ गए। कौन से कण आए, ऋणावेशित कण आ गए। पहली संभावना में ऋणावेशित कण कांच की छड़ में आ गई, तो अब कांच की छड़ कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, और रेशम कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। दूसरी संभावना क्या है, दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि रेशम से कोई धनावेशित कण, रेशम से कोई धनावेशित कण कांच की छड़ में चले गए, तो कांच की छड़ कैसी हो जाएगी, धनात्मक, और रेशम कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। ये तो कणों के आधार पर व्याख्या है इसकी।